नमस्कार भाई, क्या हाल चाल आप सभी के। तो आज इस वीडियो में हम लोग 2021 का क्वेश्चन पेपर करेंगे, ठीक है। और 2021 वाला पेपर 2020 वाले पेपर की तुलना में थोड़ा टफ आया था, ठीक है। और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी ने इस पेपर में डाले थे। तो अपन थोड़ा सा धीरे धीरे इसको करेंगे। शुरू में ही इस पेपर में जो ए सीरीज है इसकी, ए सीरीज में शुरू में ही क्या इकोनॉमिक क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा अपन धीरे धीरे इन क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। तो अब फिर सीधा क्वेश्चन पे ही आते हैं। 2021 का ये पेपर है, जीएस प्री। ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई जो है कि गवर्नर की नियुक्ति की जाती है, और एक जनरल सा स्टेटमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें रोल होता है। ऑब्वियस सी बात है, जब भारत का रिजर्व बैंक है, भारत का जो मुख्य बैंक जो है, उसके जो भी गवर्नर होंगे उसकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार के द्वारा ही होगी ना। तो जिसमें एक नहीं है उसको काटो। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई को निर्देश देने का अधिकार देते हैं, ठीक है। कि यानी संविधान में ऐसा लिखा गया है कि जो केंद्र सरकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को निर्देश देगी, ठीक है। और फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या है? तीसरा स्टेटमेंट ये है कि आरबीआई का गवर्नर है अपना अधिकार यानी पावर जो है वो आरबीआई एक्ट से प्राप्त करेगा। तो देखो बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है कि कोई भी गवर्नर है, उसके कोई भी राइट है अगर उसके, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वो किसी एक्ट के थ्रू ही तो उसको राइट आए होंगे ना। वो जनरल सा स्टेटमेंट है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है, मतलब ये भी नहीं होगा इसमें। अब दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें वही पहले वाली चीज कि भारत के संविधान में ऐसा कुछ जब भी आप पढ़ोगे, जब भी आप देखोगे, तो इसको जनरली क्या करना है, आपको गलत करना ही करना है, जैसा मैंने पहले बताया आपको, ठीक है। जब भी अगर आप ऐसा देखें कहीं भी, ठीक है, तो वो आपको तुरंत प्रभाव से गलत करना है। गलत इसलिए करना है क्योंकि यूपीएससी एक ट्रेंड को फॉलो करती है। और 10 में से 8 बार, 10 में से 7 बार जब यूपीएससी गलत करती है ऐसे स्टेटमेंट दे करके कि भारत के संविधान में ऐसा, भारत के संविधान में वैसा, तो वो गलत ही होता है। और फिर सोचने वाली बात यह है कि भारत के संविधान में इस सब के अधिकारों को, निर्देशों को लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए तो अलग एडवाइजरी होगी, अलग गाइडलाइंस होगी ना। सब कुछ संविधान में लिख दोगे तो फिर कैसे चलेगा ना ऐसे। संसद के सारे नियम भी संविधान में नहीं लिखे, उसके लिए भी संसद अलग से सचिवालय की जो होता है वो काम करता है ना। तो इसलिए यहाँ ये वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। वो गलत इसलिए क्योंकि संविधान में ऐसा कुछ मेंशन ही नहीं किया गया। इसलिए इसमें 1 और 3 सही हो जाएगा। अब आइए आगे। भारत में नियोजित अनियत मजदूर जो है उनके संबंध में अब हमें बात करनी है, ठीक है। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कैजुअल वर्कर्स की बात कर रहा है, ठीक है, कैजुअल वर्कर्स की। कि सभी जो अनियत मजदूर जो है, सभी अनियत मजदूर कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार होते हैं, सभी। इन्होंने कह दिया कि ऑल, ठीक है। दूसरा कि जो कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के अधिकार होते हैं, के हकदार हैं, मतलब अनियत से मतलब हो गया कि जैसे इनका लाइक पर्टिकुलर कोई रिकॉर्ड नहीं होता है कि ये डेली बेस वाले होते हैं कि काम मिलेगा तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिला तो काम हो सकता है ना भी मिले, ठीक है। कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा जो होती है उसमें वो लोग होते हैं जो जनरली कहीं रजिस्टर्ड होंगे, जैसे लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, वो सब, ठीक है। तो अनियत मजदूर में तो ये सब आते नहीं है। अनियत मजदूर में लाइक मनरेगा में कोई काम कर रहा है ऐसे लोग आ गए, डेली बेस वाले आ गए, ठीक है। तो उनका यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा में, क्योंकि आप अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तब आप वहां पे ये सब कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरा पहला स्टेटमेंट ही गलत है यहाँ पे। जैसे आप इसको गलत करोगे तो 2 और 3 ऑटोमेटिकली आपका सही होगा। देख लेते हैं कि सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय या समय पर भुगतान की कतार है। ये बात सही है, ये हक की बात भी है। और वीएन सेक्शन जो मैं बोलता हूँ वल्नरेबल सेक्शन, जिसमें श्रमिक मजदूर, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग आते हैं, एलजीबीटीक्यू आता है, SC ST आता है, ट्राइबल्स जब आते हैं, उनके बारे में कोई भी यूपीएससी अगर स्टेटमेंट देती है वो जनरली सही ही होगा। सरकार अधिसूचना के द्वारा यह निर्दिष्ट कर सकती है कैन कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा, ठीक है। तो सरकार चाहे तो कर सकती है ऐसा, ठीक। ये जो स्टेटमेंट है तो इसमें 2 और 3 सी हो जाएंगे। इसके बाद में आइए, आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में से कौन सा जो कदम है उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। देखो, कर की दर में अगर कटौती के साथ साथ बाजार की दर में वृद्धि कर दी, यानी कि जो टैक्स की जो रेट है उसको अगर बढ़ा दिया, तो ब्याज दर में भी वृद्धि कर दी। ब्याज दर में अगर आप वृद्धि कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, मार्केट में तो पैसा आएगा ही नहीं ना।
पैसे का तो फ्लो रुक ही जाएगा ना, तो obvious सी बात है वो फिर आर्थिक मंदी को और ज्यादा बढ़ाएगा। और तीसरा स्टेटमेंट भी देखो कि क्रय की दर में वृद्धि के साथ साथ ब्याज की दर में वृद्धि, ब्याज की दर में कमी कर दी। आप टैक्स की रेट तो बढ़ा ही रहे हो ना, यहाँ पे भी आपने टैक्स की रेट तो बढ़ाई बढ़ाई है ना। ठीक है, आप ब्याज की दर कम कर दो, पर या तो आप दोनों को कम करो, दोनों को कम करोगे तब हो सकता है कि आर्थिक मंदी को कम किया जा सके। बट आप टैक्सेशन को बढ़ा रहे हो, सॉरी टैक्स रेट को बढ़ा रहे हो, आप यहाँ पे बैंक रेट को, ब्याज की जो दर है उसको बढ़ा रहे हो, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे तो गलत हो जाएंगे। अब पहला स्टेटमेंट क्या है कि सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि होगी या सार्वजनिक परियोजनाओं में व्यय में कमी करना। तो आर्थिक मंदी जो होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों में से कौन सा रहेगा? तो जो इकोनॉमिक रिसेशन जो होता है ना, उसमें जनरली क्या होता है कि सार्वजनिक व्यय में ग्रोथ, वृद्धि की होगी। ठीक है, सार्वजनिक व्यय में क्या करना पड़ेगा, उसमें वृद्धि वृद्धि करनी पड़ेगी। आप जैसे ही अगर ऐसा करोगे तो उससे क्या हुआ कि थोड़े टाइम के बाद में मार्केट का फ्लो हुआ, क्योंकि लोग उस चीज को यूज करेंगे। लोग अगर आपने कोई भी पब्लिक प्रोजेक्ट है, आपने अगर उसको शुरू किया, तो जैसे मान लो आपने मेट्रो शुरू किया, तो ऑब्वियसली पता ना पहले उस पर पैसा लगेगा, बट बाद में तो उस मेट्रो में लोग सफर करना पसंद करेंगे ना, और जैसे उसमें सफर करेंगे तो लोग उससे पैसा आएगा, किराया मिलेगा उससे ना। तो उससे क्या हुआ कि लॉन्ग टर्म में फिर हमें क्या हुआ कि उससे अच्छे से फायदा होगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बीज और स्टेटमेंट आपका वो सही हो जाएगा। इसके बाद में ये कि अन्य बातें अपरिवर्तित रहने पर किसी भी वस्तु के लिए बाजार मांग बढ़ सकती है, यदि कोई भी वस्तु है उसकी जो बाजार में उसकी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, बाजार में उसकी क्या, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ गई, तो ऐसा इनमें से क्या होगा कि जिसकी वजह से डिमांड बढ़ गई, तो अपन मैंने कहा था कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो उसकी कीमत घटती है, तो obvious सी बात है कीमत घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, 4 नंबर सही है। तो 4 नंबर इसमें नहीं है तो इसको काट दो। ठीक है, इसके बाद में देखिए कि वस्तु घटिया किस्म की है और उपभोक्ताओं की आय में वृद्धि हो रही है। ऑब्वियस सी बात ना, घटिया किस्म की होगी तो लोग क्यों ही खरीदेंगे ना, तो तीसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, तीसरा गलत करो, तीसरा गलत करो। इसकी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में वृद्धि हो, यानी इसका जो सब्सिट्यूट था, मतलब इसका जो भी इसका सब्सिट्यूट जो था उसकी कीमत में वृद्धि हो गई, तो भी सी बात है ना कि उस दूसरी वस्तु को जिसे अपन खरीदना है उसकी मांग बढ़ सकती है। कब बढ़ेगी? जब उसकी कोई भी सब्सिट्यूट वस्तु, उसके जैसे ही बिकने वाली वस्तु के अगर रेट बढ़ गए, जैसे मतलब मान लो कि फ्रूटी जो है उसके रेट बढ़ गए, तो हम माजा पीना शुरू कर देंगे ना। तो वही वाली चीज है। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। अब आइए आगे। भारत में सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए और बताइए कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो देखते हैं कि राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उसका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। ठीक है, शहरी सहकारी बैंक है। ठीक है, शहरी सहकारी बैंक है, और राज्य सरकारों द्वारा कह रहे हैं कि इसके द्वारा स्थापित जो स्थानीय मंडलों के द्वारा इसका पर्यवेक्षण और विनियमन किया जाता है। या तो राज्य सरकार इसका पर्यवेक्षण करे और विनियमन करे। स्थानीय मंडलों को इतनी जिम्मेदारी क्यों दी जाती है जब बात ही बैंक की हो गई? क्योंकि बैंक अपने आप में एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है और एक जिम्मेदार अथॉरिटी है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सेंट्रल गवर्नमेंट होगी या स्टेट गवर्नमेंट होगी, वो बैंकों के कंट्रोल को अपने पावर में रखेगी। ठीक है, अपने पावर में रखेगी। सो स्थानीय मंडल जो है, फिर यहाँ पे लाइक स्थानीय मंडल जो है उनकी नियुक्ति किस बेसिस पे होगी, वो किस तरह से बनाया गया है? कैसे कि ठीक है, समाज के 10 लोगों को मिलकर के बना दिया गया, उनको अध्यक्ष और वाइस चेयरमैन और महासचिव, और अब वो उसका पर्यवेक्षण कर रहे हैं, विनियमन कर रहे हैं। तो कोई पर्टिकुलर एक प्रॉपर फंड ऐसा चीज नहीं है कि जो एक प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आया है, नहीं ना। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है इसमें। तो जैसे ही आप ये गलत करोगे तो 2 और 3 इसमें सही हो रहा है कि इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकता है। इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जो होता है वो आपका होता है ये इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंसेस शेयर। ठीक है, तो ठीक है, शेयर कर सकते हैं। कैन की बात हो रही है, बैंक है तो इतनी तो स्वतंत्रता मिली होगी ना। इन्होंने वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 के कार्यक्षेत्र में लाया गया था। अब देखो इसमें सोचने वाली बात क्या है, इसमें सोचने वाली बात क्या है कि यूपीएससी का जो एग्जामिनर होता है वो आपसे बहुत डिटेल में या बहुत पीछे जाकर के नॉलेज को गेस करने की, आपका कितना नॉलेज है ये जानने की वो कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसकी ऐसी कोई मंशा होती नहीं है, उसका वैसा कोई दिमाग नहीं चलता कि मैं जाके बच्चों को परेशान करूं, इतना पीछा पुराने का उनसे याद करवाऊं। और जनरली जो एक्ट वगैरह दिए होते हैं पर्टिकुलर सन के साथ वो जनरली सही होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आए आप उनको पॉजिटिव मान करके सही करना, क्योंकि इतना पुराना आप भी नहीं जाओगे और यूपीएससी का एग्जामिनर है उसने भी क्या किया है कि ऐसा का ऐसा स्टेटमेंट उसने उठाया और उसने सीधा के सीधा डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किससे या किन से प्रभावित होता है? तो इसने यहाँ इस पूरे क्वेश्चन पेपर में अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई और मुद्रास्फीति अल्पावधि ब्याज दर। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो सरकारी बॉन्ड प्रतिफल है वो मुद्रास्फीति और अल्पावधि ब्याज दर से तो प्रभावित होगा ही होगा, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दर जहां भी वर्ड आए दर तो प्रभावित करेगी करेगी, प्लस या माइनस रहता ही है। अब देखो कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्यवाही की, कौन से वाली कार्यवाही की भाई? आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता, एग्जामिनर ने क्या सोच के लिखा है एग्जामिनर को भी नहीं पता। उसने क्योंकि एग्जामिनर ने सोचा कि पर्टिकुलर स्पेसिफिक लिखने से बढ़िया है कि मैं लिख दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कार्यवाही की तो उससे जो भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल है वो प्रभावित होता है। ठीक है, यानी जो इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है वो प्रभावित होता है। ठीक है, किससे? तो यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, इन्होंने कोई ऐसा कुछ भी ऐसा किया जिसकी वजह से ये प्रभावित हो सकता है। इन्होंने पर्टिकुलर तो नहीं लिखा, इन्होंने कार्यवाही, कैसी कार्यवाही ये नहीं लिखा, सिर्फ लिखा कार्यवाही, और यहाँ पे भी लिखा है कार्यवाही। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें बहुत सारे डायमेंशन है कार्यवाही में, तो है ना। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये दोनों, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें क्या होगा, आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। अब आओ आगे। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किसे या किन्हें विदेशी प्रत्यक्ष विनिवेश में सम्मिलित किया जा सकता है? तो पहला है चलो इसको ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं अपन। तो क्या लिखा है कि अनिवासी विदेशी जमा, अनिवासी विदेशी जमा। ठीक है, इसके बाद में है कि जो डिपोजिटरी, जो वैश्विक डिपोजिटरी प्राप्तियां हैं वो हो गई। ठीक है, क्या इन्हें एफडीआई में शामिल किया जाता है? कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश है, फिर ये है, और फिर पहला है कि विदेशी मुद्रा परिवर्तन संपरिवर्तनीय बॉन्ड। तो देखो दूसरा तो इसमें सही है, क्योंकि दूसरा इसलिए सही है क्योंकि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है ऑब्वियस सी बात है वो एफडीआई से लिंक तो होता ही है सीधा सीधा, है ना। तो ऑब्वियस ये बात है कि अनिवार्य रूप से सॉरी कौन सा जो एफडीआई में सम्मिलित किया जा सकता है, तो ऑब्वियस ये बात है ये तो शामिल किया जा सकता है, फॉरेन की बात हो रही है तो जिसमें दो नहीं उसको काटो, ये काट दो और ये काट दो। अब या तो एक दो तीन सही है या फिर दो और चार सही है। ठीक है, तो इसमें देखो कि वैश्विक यानी विश्व की बात आ रही है, यहाँ पे विश्व की बात आ रही है, दोनों स्टेटमेंट एक जैसे हैं। ठीक है, फिर पहला स्टेटमेंट अगर आप अंग्रेजी में देखो तो कह रहा है कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड जो है, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये बेसिक इकोनॉमी है। जब भी अगर हम फॉरेन एफडीआई को पढ़ेंगे तो ये ओबीसी बात है कि एफडीआई में शामिल होते ही होते हैं। जब अगर हमें सिर्फ एक का भी पता हो तब भी हम दो बी और सी को काट करके एक एक को देख करके और उस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एक दो और तीन जो है वो सही हो जाएंगे। इसमें जो विदेशी मुद्रा संपरिवर्तनीय बॉन्ड है वो इसमें शामिल होता है। एफआईआई जो है वो कुछ शर्तों, अब कुछ शर्तें, कौन सी शर्तें ये भी नहीं लिखा, इसका मतलब दो फिर से ज्यादा मोर करेक्ट होगा। और फिर इसके बाद ग्लोबल डिपॉजिटरी रेसिपिट्स, ठीक है रेसिपिट्स, तो ठीक है ऑब्वियस ये बात है ये भी शामिल होती होती है इसमें तो ये हो जाएगा। जो अनिवासी विदेशी जमा है वो एफडीआई में शामिल नहीं होगा। वो कैसे जमा हो जाएगा भाई? वो लाइक संस्थागत तरीके से होता है, वो लाइक प्रॉपर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या लाइक देशों के थ्रू आता है ना, उस हिसाब से। तो इसमें एक दो और तीन सही हो जाएगा। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि यह अनिवार्य रूप से, ठीक है, कि किसी मुद्रा की जो मूल्य है उसमें कमी हो गई, तो यह अनिवार्य रूप से क्या क्या करेगा? तो यह क्या क्या करेगा कि मुद्रा के अवमूल्यन हो रहा है तो अनिवार्य रूप से जरूरी नहीं है कि ये सुधार ही लेकर के आएगा, हो सकता है कि सुधार ना ही हो। और हमें लग भी रहा है कि मुद्रा के अवमूल्यन में अगर अवमूल्यन होगा तो नुकसान ही होगा, संभावना ज्यादा यही है। तो तीन नंबर गलत है। और घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, क्यों भाई? मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है तो विदेशी मूल्य को कैसे बढ़ा देगा? ये भी गलत है, तो भी गलत हो जाएगा। पहला क्या है कि विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यातों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है, तो ये वाला मामला थोड़ा थोड़ा ठीक है, क्योंकि इस प्रतिस्पर्धा को इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि आपका मूल्य कम हो रहा है या किसी और देश का मूल्य कम हो रहा है। इन्होंने इंडिया के रेफरेंस में तो भी नहीं लिखा ना, इन्होंने तो हो सकता है कि ग्लोबल लेवल पे लिखा हो, किसी दूसरे देश के बारे में लिखा हो कि किसी पाकिस्तान की मान लो कि करेंसी डाउन होगी, इंडिया की बढ़ रही है, तो इंडिया के लिए तो ये अच्छा हो गया ना। अब पाकिस्तान को वहां पे क्या हुआ कि कंपटीटर मिल गया, इंडिया एक कंपटीटर की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी मुद्रा का जो उसकी वैल्यू जो डाउन हो रहा है, इंडिया की बढ़ रही है, तो वहाँ पे उसको कंपटीशन मिलेगा, तो यहाँ पे केवल एक जो है ना वो सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आ जाइए आगे। इसके आगे देखिए तो क्या है कि भारत में काले धन के सृजन में निम्नलिखित प्रभावों से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण रहा है? स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास के निवेश के संसाधनों का अपयोजन हो गया, पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि अनुत्पादक गतिविधियों में निवेश और जवाहरात, गहने, सोना इत्यादि का क्रय क्रय कह रहा है कि काले धन के जो सृजन किया जा रहा है, जो इकट्ठा, उसमें भारत सरकार की चिंता क्या है? तो ये तो सब पहले ही हो रहा था कि निवेश है, गहने जवाहरात, सोने का क्रय, बिक्री तो इनकी पहले से ही हो रही थी, काले धन से कोई ज्यादा थोड़ी ना हो रही है।
और राजनीतिक दलों को बड़े चंदे, क्षेत्रवाद का विकास, ये सब इससे क्या है, सीधा सीधा लिंक ही नहीं करता, ये भी स्टेटमेंट गलत है। अब देखो ये वाला और ये वाला देखो, अब इसमें मामला बी में भी फंस सकता है, फिर बी को भी आपको बहुत इजी मान करके उसको गलत ही करना है, क्योंकि आप ये होता है ना कि काला धन से भाई गहना खरीद लिया, सोना खरीद लिया, या फिर जमीन खरीद ली। देखो कर अपवंचन के कारण क्या होता है कि जो राजकोष होगा ना, ऑब्वियस ये बात नहीं है कि जो पैसा भारत सरकार के खाते में, खजाने में आना चाहिए ना, वो खजाने में नहीं आ रहा, जिससे क्या है, राजस्व की हानि हो रही है। यही भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। तो आपको बहुत बड़े वाइड आंसर के साथ आना है कि भारत सरकार जैसे जैसे सीधे सीधे प्रभावित हो। अब यहाँ पे तो ठीक है, पर्टिकुलर सरकार का नाम लिखा है नहीं, पर यहाँ पे तो राजकोष होगा और राजस्व होगा, दोनों ही सरकार के लिए जरूरी है। सरकारें चलती है राजकोष पे है, राजस्व पे चलती है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमें सिस्टम में के साथ जाना है। तो सीधा सीधा सरकार को और उसके उसके बैलेंस को, उसके खजाने को प्रभावित कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक होगा, जो सबसे ज्यादा इन्फ्लेटरी होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा महंगाई को बढ़ाएगा, ठीक है, इन्फ्लेशनरी होगा। तो सार्वजनिक ऋण की चुकौती, तो भाई चुकौती हो गई तो फिर ये कहाँ, ये इतना इतना हैवी नहीं होता कि आप लाइक मुद्रास्फीति को बहुत भयंकर तरीके से बढ़ा दे। बजट घाटे के वेतन के लिए जनता से उधार लेना। फिर दूसरा है कि जनता जब पैसा देगी तो फिर महंगाई थोड़ी ना उससे इंक्रीज होगी भाई। जनता के पास पैसा है तो, जब जनता से पैसा ले रहे हो तो ऑब्वियस सी बात, जनता पैसा भी तो तभी देगी ना आप, जब जनता के पास पैसा होगा। बजट घाटे के वेतन के लिए बैंकों से उधार लेना अक्सर, ठीक है, ये सब तो चलता रहता है उसमें प्रोसेस में। देखो नई मुद्रा का सृजन जब भी होगा ना, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये सबसे ज्यादा मुद्रास्फीति कार होगी, ये इसमें सबसे ज्यादा संभावना होती है महंगाई के बढ़ने की, ठीक है। बहुत सारे देश ऐसे आपने देखा होगा, यहाँ पे 10,000 तक की करेंसी वो छापते हैं, जिम्बाब्वे या दूसरे देशों में। तो वहां पर क्या हुआ है कि वो उन देशों की मतलब जो इकोनॉमी है वो ध्वस्त हो गई थी, ठीक है। तो नई मुद्रा का को छापना मतलब कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी वो नहीं होता है। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि भारत सरकार ने अभी 2000 का नोट भी बंद कर दिया है, ठीक है, छोटी करेंसी पे भारत सरकार खेल रही है। 500 भी सबसे बड़ा नोट हो गया है ना। तो इस तरह से यही ऐसे ही चलता है इसमें। ओके। तो नई मुद्रा का सृजन करोगे ना, तो वो मतलब बजट घाटे की वेतन के लिए नई मुद्रा का सृजन वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। ओके। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती किससे, किससे किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होगी, तो ऑब्वियस ये बात है, लोग जो है वो बैंकिंग की आदतों को अपनाएंगे, तो ऑब्वियस ये बात है कि फिर पैसे का फ्लो, इनफ्लो, आउटफ्लो वो बढ़ेगा। तो उससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था में पैसा है जो उसकी गुणक में क्या होगी, ग्रोथ होगी ही होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट था, तो इसमें इतना सोचने वाला है नहीं, ठीक है। और इसमें जो देखो, जहाँ पे सी आर आर बढ़ेगा ना, देखो कह रहा है कि केस रेशियो बढ़ेगा या फिर एस एल आर बढ़ेगा। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जहाँ सी आर आर बढ़ता है ना, वहीं वहीं पे एस एल आर बढ़ता है। तो या तो ये सही होगा तो ये भी सही होगा, और ये अगर गलत होगा तो ये भी गलत होगा, यानी दोनों साथ में रहेंगे। अगर यहाँ पे ये लिखा होता है कि डिक्रीज हो रहा है, तब एस एल आर डिक्रीज हो रहा है, या सी आर आर डिक्रीज हो, इन दोनों में से कोई एक अगर डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता कोई एक, तब मामला फंस सकता था, अदरवाइज नहीं। और ये देश की जनसंख्या में वृद्धि है, ये कोई जरूरी नहीं है भाई कि मुद्रा की गुणक में वृद्धि करेगी। लोग बैंकिंग आदतों को अपनाएंगे, बैंक से जुड़ेंगे, तभी जाकर के। और देखो सोचने वाली बात है, अर्थव्यवस्था पैसे की बात कर रहा है, मुद्रा है पैसे की बात करता है, गुणक है यानी कोई अच्छी चीज ही हो रही है, ग्रोथ की यानी पॉजिटिविटी की बात कर रहा है। तो बैंक है, अर्थव्यवस्था है, तो सीधी सी बात है ना कि बैंक वाला वर्ड ही जो यहाँ पे मिले आप उसके साथ जाओगे ना। लेकिन अब यहाँ पे बैंक तो दो इनमें भी है, बट आपको ध्यान में रखना है कि जब सी आर आर बढ़ेगा तब भी ग्रोथ होगी, एस एल आर बढ़ेगा तब भी अनुपात में ग्रोथ हो रही है। तो या तो सी आर आर बढ़ेगा या एस एल आर बढ़ेगा। तो जहाँ पे सी आर आर बढ़ता है वहां पर एस एल आर भी बढ़ता है, जहाँ पे सी आर आर घटता है वहां एस एल आर भी घटता है, ठीक है। तो दोनों साथ साथ लेंगे, दोनों में वृद्धि वृद्धि की बात हो रही है, तो दो स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित गुणांकों में से कौन सा एक है, जिससे मतलब मांग प्रेरित जो मुद्रास्फीति है जो वो उसमें वृद्धि होगी, किन किन कारणों से। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन, अगर उसकी बात की जाए, डिमांड की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो विस्तारकारी नीति और जो राजकोषीय प्रोत्साहन है, इसके बाद में देखिए कि मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी उच्च क्रय शक्ति, ऑब्वियस ये बात है ना कि जितनी ज्यादा लोगों की खरीदने की पावर होगी तो डिमांड ज्यादा रहेगी, तब कब होगी डिमांड ज्यादा, पैसा बहुत है लोगों के पास, चीजों को खरीदने की परचेजिंग पावर बहुत है, तो सीधा सीधा लिंक कर रहा है। यानी चौथा स्टेटमेंट सही है, जिसमें 4 नंबर नहीं है उसको काटो। अब इसमें कोई कॉमन है तो उसको देख लो, कॉमन नहीं है तो फिर आगे बढ़ो। बढ़ती हुई ब्याज दर है, ब्याज दर बढ़ेगी तो चीजें महंगी होगी, महंगी होगी तो कोई नहीं खरीदेगा, इसका मतलब 5 नंबर को काटो, 5 इसमें भी काट दो, 5 इसमें भी काट दो। 5 को काट दे तो वैसे भी आपका 1 2 और 4 यहाँ पे आंसर आ जाता। तो विस्तारकारी जो नीतियां, विस्तारकारी नीतियां, अब इसने ये नहीं कहा कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो अपन पॉजिटिव मान के चलते हैं तो ठीक है कि प्लस में जा रहा है। और आज को ये प्रोत्साहन, किस चीज का प्रोत्साहन देते हो तो वो पॉजिटिव ही होता है, तो वो भी सही जाएगा, फिर आपका 1 2 और 4 यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए आगे, देखिए आगे लिखा गया है कि
के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक नंबर से देख लेते हैं कि खुदरा निवेशक डीमेट जो खाते होते हैं, जो शेयर मार्केट वाले जो खाते होते हैं, वो के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल, ट्रेजरी बिल और भारत के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। कैन ठीक है, और मामला कहीं ना कहीं सही भी जा रहा है तो ठीक है, हाँ कर ही सकते हैं भाई। बात से तय लेन देन प्रणाली, ऑर्डर मिलानी, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। हमें तो नहीं पता, बट हम इसको छोड़ देते हैं, एक बार के लिए आगे चलते हैं, ठीक है। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का जो भारतीय रिजर्व बैंक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, वो संयुक्त रूप से परिवर्तन करता है, ठीक है। तो मैंने पहले भी कहा था, जहाँ पे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कुछ भी लिखा है तो आप उसको गलती करके आओगे। हो सकता है ना यहाँ पे सेबी हो इसका आंसर, या IRDA हो, है ना, इरडा वगैरह हो। तो हमें तो नहीं पता, अगर नहीं पता तो उस स्थिति में क्या करना है, हमें इसको गलती करना है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा ऐसे खेलती है। और इस जो CDSL जो है, CDSL को ऑब्वियस सी बात है ना, कौन करेगी, या तो सेबी करेगी या एडा करेगी, इन्हीं दो में से कोई एक कर सकती है ना। पैसे वैसे के लेन देन तो ये करते हैं, तो मान लेते हैं कि सेबी करती है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर गलत हो जाएगा, ये वाला गलत है। और उन्होंने भी ये कह रहा है कि जो आपका नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग जो है, तो इस तरह का अगर बात हो रहा है, लेन देन की बात हो रही है, रिजर्व बैंक की बात हो रही है, और उससे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी का व्यापारिक मंच, ऐसी कुछ बात हो रही है, तो बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट मानना है इसको, और इसको सही करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से आपका जो आंसर है वो 1 और 2 हो जाएगा आपका, ओके। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन सा है वो ढूंढने हैं, उसको साथ ही सही कर देना है आपको। वाटर क्रेडिट की अगर बात की जाए तो इस तरह के जो वर्ड है यूपीएससी बार बार यूज कर रही है, और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आगे के क्वेश्चन में भी कभी भी यूपीएससी से पूछ सकती है। वाटर क्रेडिट के अगर बारे में बात की जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, तो ये कह रहा है कि वाटर क्रेडिट की बात आ रही है, पानी की बात आ रही है क्या कहीं पे, ठीक है। चलो पानी की बात आ रही है तो देखते हैं इसमें क्या सीन रहता है। यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र के लिए सूक्ष्म वित्तीय साधन माइक्रो फाइनेंस टूल को लागू करता है। जब भी यूपीएससी के किसी भी क्वेश्चन में आप माइक्रो फाइनेंस, माइक्रो वर्ड को देखो, आंख बंद करके सही मार्क करना है, क्योंकि यूपीएससी हमेशा सही करती है। तो 1 नंबर सही हो गया। यह वैश्विक पहल है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और कौन सा, वर्ल्ड बैंक के तत्वावधान में प्रारंभ किया गया, ठीक है। हमें तो नहीं पता, ठीक है, छोड़ दो। इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को, कौन, VN सेक्शन आ गया ना, साइकी के बिना अपने जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाना है। पॉजिटिव स्टेटमेंट है। जल जरूरतों की आवश्यकता की बात करें, 3 नंबर सही है, तो ये भी गलत करोगे, या तो सारे के सारे सही है, या फिर 1 और 3 सही है। दूसरे में क्या लिखा है, दो ऑर्गेनाइजेशन लिखे। यूपीएससी हर पेपर में एक स्पेशल पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे यहाँ पे कर रहा है, 2 ऑर्गेनाइजेशन दिए, यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन दिए, और दोनों ही गलत है, यहाँ पे ये भी गलत है, ठीक है। तो जैसे आप गलत करोगे तो 1 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपीएससी ने देखा, यूपीएससी हर साल ऐसे ही करती है, एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करती है, और उसके बाद में वो क्या करती है, क्वेश्चन डिलीवर करेगी। जब भी क्वेश्चन डिलीवर करेगी, आपके लोगों के बिल्कुल सामने है पूरी की पूरी सिचुएशन की क्या सीन रहेगा इसमें, है ना। तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो क्वेश्चन है वो एक सेम सेम है, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन दोनों यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। अंतिम उधारदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट, यानी आरबीआई होगा, के रूप में केंद्रीय बैंक के रूप में कार्यरत है। निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित है। भारत में लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या क्या है। यानी कि जो लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट जो है, आरबीआई जो मतलब का काम है, तो आरबीआई मतलब बेसिकली आरबीआई का इसमें काम क्या क्या है, ठीक है। तो देखो आरबीआई के इसमें क्या क्या काम है वो देखते हैं। अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार और उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। कभी सुना है कि आरबीआई जो है उसने ऋण यानी लोन दिया है अडानी साहब को या रिलायंस को? कभी नहीं दिया ना। तो जो आरबीआई है वो हमेशा लोन दे सकता है सरकार को। और उन्होंने लिखा ना, भारत की बात करें, ऑल ओवर वर्ल्ड की बात नहीं करें, इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यापार और उद्योग निकायों को ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता है, नहीं नहीं किया जाता ऐसा, तो 1 नंबर यहाँ पे गलत है आपका, ठीक है। अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध करवाना, तो ठीक है, आरबीआई बैंकों को तो पैसा देता है, ठीक है, 2 नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है। तीसरा देखो, घाट बजटीय घाटों के वित्तीय वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण नहीं देता, नहीं, सरकारों को ऋण नहीं देता। ये क्या करेगा, लाइक RR कम करेगा, यानी रेपो रेट कम करेगा या ज्यादा करेगा, रिवर्स रेपो रेट कम ज्यादा करेगा, CRR SLR, इन सब चीजों में ऊपर नीचे करेगा, लोन नहीं देता, ठीक है। तो टेक्निकल चीजें ज्यादा अपनाता है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। इसके बाद में थोड़ा सा आ गया ये, और देखिए कि अब देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको अपन अंग्रेजी में देखें, 16 नंबर क्वेश्चन को। ये कह रहा है कि R2 व्यवहार संहिता, R2 कोड ऑफ जो प्रैक्टिस साधन उपलब्ध कराते हैं, तो क्या है, किसके अंगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो इसको अंग्रेजी में देखो आप। ये कह रहा है कि R2 कोड ऑफ प्रैक्टिस है वो कॉन्स्टिट्यूट्स ए टूल अवेलेबल फॉर प्रमोटिंग द एडेप्टेशन ऑफ। R2 यानी कि कोई वर्ड जिसमें R 2 बार आ रहा है, तो आप ऐसे कोई इसमें देखो कि R जहां भी आ रहा है उसको फाइंड आउट करो, और आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। environmentally responsible practices in electronic recycling industries,
इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे फिर रामसर, ठीक है आर लिखा है, बट आर आर ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। पर यहाँ पे देखो ये रिस्पॉन्सिबल की बात कर रहा है, रिसाइकलिंग की बात कर रहा है, तो आर आर जुड़ रहा है ना कि रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग है, जिम्मेदारी भरा पुनर्चक्रण, जिम्मेदारी भरा पुनर्चक्रण। तो यहाँ पे ये वाला मामला फिर भी सेट बैठ रहा है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं सेट बैठ रहा है। ठीक है, सही है। दूसरे में कोई आर 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 टू जैसा कुछ लिंक ही नहीं करा। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन कल्टीवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप डिग्रेडेड लैंड्स, ये भी कुछ मामला आर वाला नहीं है। एनवायरमेंटल इफेक्ट असेसमेंट एंड द एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज, ये भी कोई सीन नहीं है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ठीक है, और पुनर्चक्रण वाला, और देख रहे हो कि यूपीएससी पिछले कई सालों से इलेक्ट्रॉनिक की पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछ रही है। आप फंस सकते हो कि यार कहीं रामसर कन्वेंशन वाला तो सही नहीं होगा, बट नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा ही नहीं गया ना। R2 व्यवहार संहिता की अगर बात की जाए तो मैं कह रहा है कि रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग जहाँ पे वर्ड होगा वही आपका स्टेटमेंट सही चला जाएगा। इसके बाद में आइए थोड़ा आगे, अच्छे क्वेश्चन है, आपको ये हिंट दे रहे हैं। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा, यूपीएससी ने इसमें पता नहीं क्यों इसमें आंसर इसको गलत माना, पर देखते हैं। ये कह रहा है कि ताम्र प्रगलन संयंत्र जो होता है, जहाँ पे तांबे को पिघला करके शुद्ध किया जाता है उसको, तो वहां पे चिंता के कारण क्या हो सकते हैं? तो यहाँ पे SO2 प्रदूषक के रूप में निकलता है, तो निकलता ही होगा, obvious सी बात है। ठीक है, 3 नंबर है, उसको काटो। फिर कह रहा है कि जो कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी, कौन से ये नहीं लिखा, बट कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है, कैन भी लिखा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ की बात कर रहा है, तो ठीक है, तो 2 नंबर सही है, तो 2 नंबर ही उसको भी काटो। और ये पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO जो है उसको घातक मात्रा में निर्मित कर सकते हैं। अब देखो कैन लिखा है कि कर सकते हैं, तो भाई कर तो सकते हैं, और उस हिसाब से हमारा आंसर तो जाना चाहिए, क्या उस हिसाब से हमारा आंसर तो जाना चाहिए 1 2 और 3। बट यूपीएससी ने इस क्वेश्चन में किस को आंसर माना था? बी को आंसर माना था। लिथल वगैरह वर्ड यूपीएससी ने कहा था कि लिथल वगैरह नहीं होता है भाई, इसमें ज्यादा स्मार्ट ना बनो, तो इसमें 2 और 3 जो है हमारा इसमें यहाँ पे आंसर गया था। ठीक है, तो कभी कभी यूपीएससी खेल लेती है, पर वो वही वाले बता ना कि 10 में से 8 सवालों में तो ऑल ऑफ दी अबव जाएगा ना, तो उस बेसिस पे तो हम यहाँ पे रिस्क थोड़ी ना ले सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। जो फर्नेस ऑयल के संदर्भ में यानी भट्टी तेल के संदर्भ में बात करनी है हमको, तो बात करते हैं, तो बात करेंगे तो पाएंगे क्या कि इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक यानी सल्फर का उत्सर्जन होता है, तो होता ही है भाई। भट्टी भट्टी तेल वेल की बात हो रही है, 0.01% में भी अगर निकल गया तो भी मामला गलत हो जाएगा ना, तो ये सही है। कुछ उद्योग, कौन से उद्योग नहीं लग पता, कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा पावर करते ही होंगे भाई। ठीक है, यह तेल परिष्करणियों रिफाइनरी का उत्पाद है। ठीक है, सही बात भी है, तो यहाँ पे 1 2 और 3 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद में एक ब्लू कार्बन की अगर बात की जाए तो महासागर और तटीय पारिस्थितिक तंत्र सॉरी, तो ब्लू कार्बन ऑब्वियस सी बात है कि महासागरों से ही संबंध है ना, महासागरों से इसका संबंध है। ओके, तो 1 2 और 3 यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा। बायोमास वगैरह है, पेट्रोल वेंट्रोल ब्लैक वगैरह कुछ होता तो सोचते भी, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन कार्बन काला ही होता है, बायोमास वगैरह भी ब्लैक में यूज होगा। ब्लू की बात आ रही है तो ओशन से रिलेटेड कुछ होगा। प्रकृति में निम्नलिखित में से किन किन जीवों का कौन कौन से जीव है जो मृदा विहीन सतह पर पाए जाने की संभावना ज्यादा है, यानी जो मृदा विहीन सतह पर भी रह सकते हैं? तो जैसे मशरूम है, मशरूम को काट दो, मशरूम के लिए मिट्टी चाहिए ही चाहिए, मिट्टी में ही उगेगा, तो ये कह रहा है कि कौन सा जो मिट्टी में भी नहीं उगेगा, कहीं भी उग सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या सीन है कि लाइकेन जो होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है कि लाइकेन जो होता है वो होता है फंजाई और शैवाल, फंजाई और शैवाल के बीच की योजक कड़ी होता है, यानी कि इनके बीच से विषाणु और सॉरी सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होती है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन होता है? अ, विषाणु होता है ना। ठीक वैसे ही योजक कड़ी के रूप में फंजाई और शैवाल के बीच में कौन काम करता है? लाइकेन। और लाइकेन को उगने के लिए मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट 2 नंबर भी सही है। और मोस जो होता है, मोस यूपीएससी का वैसे मतलब फेवरेट सा ही रहता है अक्सर, तो यहाँ पे मोस जो है ना वो भी उसके लिए क्या है कि मृदा विहीन सतह पर भी वो उग सकते हैं। तो ठीक है, 2 और 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। फर्न बड़ा पौधा है, फर्न बड़ा पौधा है, ऑब्वियस सी बात है, तो फर्न जो है उसके लिए तो मिट्टी चाहिए कि चाहिए, तो आप फर्न को तो वैसे ही काट दोगे। ओके, तो थोड़ा टफ था बट ठीक है, आप कर सकते हो, उसमें इतना भी वो नहीं है। ठीक है, जब ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किसका यूज जो है वो प्राकृतिक मत्स्य या प्रतिकृषि तैयार करने में किया जाता है? ठीक है, तो अब कांग्रेस घास, एलिफेंट घास, लेमन और नट घास। ठीक है, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो जनरली जब एक्चुअली मैंने तो ये पेपर क्वेश्चन पेपर उस साल मैंने दिया नहीं था, ये 2021 वाला एग्जाम, तो
बाद में जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा तो मैंने दोस्त दोस्त बैठा तो ये बोला था कि इसमें यार इसका लेमन घास आना चाहिए, तो खट्टी वट्टी चीजें थोड़ा सा वो वाला मामला कि यार हाँ लाइक इसको यूज कर सकते हैं लेमन घास को, लाइक मच्छर वच्छर में कहीं थोड़ा सा कॉमन सेंस थोड़ा यूज करें। एलिफेंट घास है तो कोई बहुत बड़ा घास रहता होगा, शायद ज्यादा बड़ी जगह घेरता होगा, तो शायद ऐसा ही कुछ मामला लगा होगा। इसमें नट घास है तो कुछ छोटा घास रहता होगा साइज वाइज में, लाइक उतना इम्पैक्टफुल नहीं होता होगा। कांग्रेस घास और लेमन घास की अगर बात की जाए तो लेमन है, लेमन अगर नींबू की बात की जाए तो वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा अच्छे रहता है, तो लेमन घास है जो मच्छर वच्छर को दूर करता होगा। वो वाले सेंस में मैं थोड़ा सा वाइड सोच करके ये वाला क्वेश्चन किया था, और ठीक है वो सही चला गया था। लाइक उस समय ठीक है करता तो शायद मैं यही मार के आता यहाँ पे क्वेश्चन भी, तो ठीक है आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके भी आप कर सकते हो। 50-50 वाली बात होती है, ब्लाइंड तुक्का भी कह सकते हो उसमें, बट ये है कि चले गया तो 2 नंबर मिल जाएंगे, वो वाली बात है ना। अब आइए आगे देखिए, आगे वाला क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो जीव जो है वो महासागरों की आर्द्र श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं, यानी कि प्राथमिक उत्पादक कौन होता है। प्राथमिक उत्पादक वो होगा जिसमें क्या मिलेगा, जिसमें मिलेगा हरित लवक मिलेगा। प्राथमिक उत्पादक यानी जो भोजन का निर्माण करते हैं, तो इसमें से कौन सा है जो भोजन का निर्माण करते हैं। अब जैसे कॉपीपोड, तो पोड आर्थ्रोपोड एक होता है, एक ना सुना है ना आपने आर्थ्रोपोडा, तो कोपीपोड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोड उससे थोड़ा सा लिंक कर रहा है। तो आर्थ्रोपोडा होता है बेसिकली जीवाणु, सॉरी माफी चाहूंगा, आर्थ्रोपोडा होता है बेसिकली जीव। आर्थ्रोपोडा में कौन आते हैं, जितनी मक्खियां होती है वो आती है, जितने भी जैसे ये आपका केकड़ा हो गया, बिच्छू हो गया, इस तरह के जो जीव जंतु होते हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ ऐसा सोच करके इसको यहाँ पे एलिमिनेट किया जा सकता है, ठीक है, उससे लिंक करके। तो जैसे ही आप अगर एक गलत करोगे तो 3 आपका डाई आइटम तो सही हो रहा है, ठीक है। अब साइनोबैक्टीरिया और फेरेमेनिफेरा जो है, अब ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपने कहीं भी किसी भी जगह अगर आपने नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुना होगा तो वहां पे साइनो बैक्टीरिया तो सुना ही होगा। और बैक्टीरिया है, साइनो की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये क्या करते हैं, जनरली अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया अपना खाना खुद बनाता है, और डाई एटम ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो ही रहा है। तो इस तरह से इसमें जो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर आप बायोलॉजी के हैं, अगर आप साइंस के हैं, आप कर लोगे। अगर आप साइंस के नहीं है, आपके लिए टफ हो जाएगा। उस स्थिति में क्या करोगे, उस स्थिति में ये करोगे तो छोड़ दो, हो रहा है तो छोड़ दो, अदरवाइज 50-50 खेल लो। जनरली बी या सी के साथ जाने की कोशिश करो, कोई एक कट रहा है तो सेम काटने की कोशिश। ठीक है, एक होता है सोमनी फेरा करके भी कुछ होता है, वो भी मैं अभी भूल पा रहा हूँ कि सोमनी फेरा होता क्या है। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, एक होता है या तो कोई पौधे का नाम होता है या किसी जीव जंतु का नाम होता है, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लेना, इस क्वेश्चन में दोबारा यूपीएससी रिपीट ना करे तो वो थोड़ा देख लेना। अब आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि जाहक यानी हेजहोग, मोरमोट यानी सेल मुश्क, और वज्रसल्क यानी पेंगोलिन, इनमें से कौन सा है जो क्या करते हैं कि परभक्षी द्वारा पकड़े जाने की संभावना को कम करने के लिए स्वयं को लपेट कर सुभेद्य अंगों को रक्षा करते हैं। जैसे क्या होता है कि लाइक नॉर्मल, जैसे ये ऐसे, ये की पूंछ हो गई, दो दो पैर हो गए, ये मान लीजिए कोई, ये तीनों में से कोई एक ये वाला जानवर है। तो ये कह रहा है कि खुद को लपेट कर, तो ये क्या करते हैं कि खुद को, जैसे अभी तो ये ऐसे है ना, तो ये क्या ऐसे बेंड हो जाएंगे, खुद को लाइक मोड़ देंगे पूरा, ताकि सामने वाला उनको पकड़े ना। और जैसे एक दो तो जैसे वज्र पेंगोलिन, तो इसके ऊपर तो ऐसे कांटे वांटे से होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो खुद को क्या करेगा, बैंड कर लेता है। उस स्थिति में क्या होता है कि लाइक जो कांटे वांटे है उससे थोड़ा सा इनको अपने शत्रु से, जो परभक्षी जो होगा उससे क्या मिलता है इनको, सुरक्षा मिलती है। तो ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से क्या है कि इसमें तो कोई दो ही सही है या फिर कोई एक सही है। वो पेंगोलिन तो ठीक है, वो मालूम है, तो उस हिसाब से सही कर लिया अपन ने, तो एक को दो तो ये तो होंगे नहीं। तो एक नंबर देख लिया, तो ठीक है। अब इसमें अगर आपको ये वाला भी ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आता तो ठीक है, नहीं आता तो भी आप फिर आप खत्म ही करो। सेल मुश्क यानी चूहा वगैरह ऐसा शायद कुछ होता होगा, मुश्क है चूहा है, तो हम काट सकते हैं। क्या चूहा तो ऐसा कुछ गोल गोल नहीं करता, भागने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे काट करके फिर जो 1 और 3 या जो भी है, इसके साथ आप रिस्क लेकर ले सकते हो कि ठीक है। एग्जामिनर क्या करता है कि अगर ये नाम कहीं से उठाया है तो कुछ सोच के उठाया होगा या चर्चा में रहा होगा। ठीक है, तो उस तरह से आप इसमें कर सकते हो। बाकी इसमें आंसर जो इसका डी है, 1 और 3 चला जाएगा। आगे अगर बात की जाए तो वनों पर न्यूयॉर्क घोषणा, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2014 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार इसका समर्थन किया गया। ठीक है, तो फैक्ट है, यूएन पूरा फैक्ट आ गया पहली बार। फैक्ट 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 डाल रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है, इसको एग्जामिनर सही करने की कोशिश कर रहा है।
वनों के ऊपर की बात हो रही है और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि वन के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया गया। ठीक है, तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट में अगर हम बात करें तो वो सही ही जाते हैं और बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है। वन की तो बात हो रही है, तो दो जिसमें नहीं है उसको काटो सबसे पहले तो। इसके बाद में यह वेद रूप से बाध्यकारी घोषणा है। इस तरह के स्टेटमेंट जब भी आप देखें तो आप गलत करें। वेद बाध्यकारी, इस तरह के स्टेटमेंट जनरली गलत ही जाते हैं। यह सरकारों, बड़ी कंपनियों और देशी समुदायों के द्वारा समर्थित है। कौन सी सरकार है, कौन सी बड़ी कंपनी और कौन से देशी समुदाय नहीं लिखा, तो इस तरह के स्टेटमेंट जनरली सही ही जाते हैं। स्पेसिफिक नहीं लिखा है, सही मानो सही करो, तो एक दो और चार यहाँ पे सही हो जाए, क्योंकि आपका एक भी सही है, आपका दो भी सही है और आपका चार भी सही है। भारत इसके प्रारंभ के समय हस्ताक्षरकर्ताओं में सीखता। अब अगर हमें ये नहीं भी मालूम है तब भी हम इसको कर लेंगे आराम से, ठीक है। अब आइए आगे तंत्रिका ह्रास की अगर बात की जाए तो न्यूरो डिजेनरेटिव समस्याओं के लिए उत्तर दिया जाने वाला कोई एक मैग्नेटाइट यानी लोहे का, ये क्या होता है, एक क्या बोलते हैं उसको, लाइक लोहे के जो चार सेडेराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिथराइट ऐसा कुछ करके होता है, चार अलग अलग लोहे के प्रकार होते हैं। हम उसको ऐसक बोलते हैं मेरे ख्याल से, उसको ऐसक कुछ ऐसा होता है। तो वो जो भी है अपर रूप या ऐसक जो कुछ भी है, कण पर्यावरणीय प्रदूषण को निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होते हैं, तो मैग्नेट के पार्टिकल है वो किससे उत्पन्न होते हैं, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। देखो, इस तरह के स्टेटमेंट जब भी है, मैंने पहले भी कहा था कि 500 के 500 तो सही होंगे नहीं ऑब्वियसली, तो इसको काट सकते हो और आप आराम से, कोई इसमें बड़ा वो नहीं है। देखो अब टेलीफोन लाइन है भाई, आज तक सोच के देखो ना कि टेलीफोन लाइन से कब से लोहे के जो पार्टिकल्स है वो वहां पे पैदा होने लग गए, सोचने वाली बात है ना। अगर ऐसा होता तो वही ऐसा कभी तो कभी कहीं ना कहीं तो पढ़ते पढ़ते ना, 5 नंबर को आप जैसे गलत करोगे, एक दो और चार, मोटर गाड़ी का ब्रेक, अगर ब्रेक है तो वहां पे इंजन है, इंजन दोनों साथ साथ में होंगे क्योंकि दोनों ही मैग्नेटाइट के पार्टिकल्स रिलीज करने की संभावना ज्यादा होगी। और जो बिजली संयंत्र है तो ऑब्वियस सी बात है, बिजली संयंत्र बहुत बड़ा एरिया होता है, तो ऑब्वियस सी बात वहां पे से भी आ सकता है मैग्नेटाइट के पार्टिकल। घरों में प्रयोग होने वाला माइक्रोवेव स्टोव है वो ऐसा नहीं करेगा, अगर ऐसा कुछ करता तो हम इसके बारे में पढ़ते भी पढ़ते, और माइक्रोवेव स्टोव फिर क्या है कि उसकी यूज भी कम हो जाता है ना। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, एक दो और चार सही हो जाएंगे। इसके बाद में थोड़ा आगे आइए, क्या है कि इनमें से कौन सा जो एक फिल्ट्रेशन फीडर है जीवनिषेधक भोजी है, तो यूपीएससी थोड़ा सा इस साल फिक्शनल क्वेश्चन ज्यादा डाल दिए थे। तो सीप जो एस्टर जो है वो क्या होता है, निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर होता है। ओके, अब आइए आगे। निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में, जैव भू रासायनिक चक्र यानी जिसका संबंध जमीन से है, किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, तो ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो फास्फोरस जो होता है ना यहाँ पे, फास्फोरस जो उसका जमीन से संबंध होता है, चट्टानों वगैरह में फास्फोरस रिच मात्रा में मिलता है। और कार्बन वगैरह ये तो क्या होता है कि वायुमंडल में जाते हैं, नाइट्रोजन वायुमंडल में जाती है, सल्फर भी वायुमंडल में मिलता ही मिलता है। फास्फोरस है वो जनरली जमीन पे ही रहता है, ठीक है। तो इससे संबंधित है ये। इनमें से कौन से जीव जो है अपराधहारी यानी डेट्राइटिवर हैं, ठीक है, अपराधहारी है। अगर अपराधहारियों की अगर बात की जाए तो फिर ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, 500 के 500 तो इसमें सही होंगे नहीं, मैंने पहले ही कहा था कि इसमें 500 के 500 कभी भी सही नहीं होते। अपराधहारी का मतलब ये है कि मान लीजिए कि जैसे मिट्टी है या जैसे गोबर हो गया, तो गोबर को केंचुआ क्या करता है कि मिट्टी में बदल देता है ना। तो जैसे केंचुआ है तो यहाँ पे वो क्या हो गया, अपराधहारी, तो जिसमें एक नहीं है तो सबसे पहले उसको काटो। अब या तो एक दो और चार सही है, तीन और पांच सही है। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा खेल देखना पड़ेगा। जो मिलीपीड होता है, सहस्त्रपादी होता है, आप इसको अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करो, इसमें अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, मिलीपेड्स। पेड पेड यानी कि पैर, ठीक है, पादी पादी से मतलब पैर से संबंध होता है ना, पदचाल, पद पैर। सहस्त्र का मतलब हो गया 100 या 1000, है ना, तो जिसके 100 या 1000 पैर हैं जैसे, उसकी बात कर रहे हैं। तो जो कन खजूरा नहीं होता जिसके हजारों, मतलब जैसा जैसा साइज बढ़ता है उस हिसाब से उसके पैर बढ़ते चले जाते हैं, तो वहां पे ये इसकी बात कर रहा है। और वो यही काम करता है, वो कीड़ों जंतुओं उन सबको खाता है, इनको खत्म करके नष्ट करता है, तो ये प्रधारी की बात करता है, ठीक है। जेलीफिश वगैरह है बेचारी, पानी में रहती है, अपना जीव जंतु खाती है, मस्त रहती है, यहाँ पे कहाँ मिट्टी विट्टी बनाएगी, कहाँ प्रधारी की तरह काम करेगी। तो नंबर आप गलत करोगे, आपका एक तीन और पांच से जो है सही हो जाएगा। तो कास्ट यू का अगर आपको पता भी नहीं है ना, वुड लाइस, तब भी आपका सही हो जाएगा। और जो वुडा लाइस जो होता है, वो जो नहीं होता जो कनक वो कट फोड़वा पता नहीं क्या होता है वो, जिसकी तीखी तीखी चोंच होती है और वो लगातार पेड़ों को ठोकता रहता है, तो ठोकते 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 वो एकदम पेड़ों को, लाइक वो भी बिल्कुल बारीक कर देता है ना, तो वो नुकसान ही तो पहुंचाता है। तो जो कोई चीज ऐसे थी उसको बारीक दानों में ऐसे ऐसे उसमें क्या चेंज कर दिया, तो ये अपरधारी की तरह ही काम करता है कास्ट यू का भी, ठीक है। एक तीन और पांच इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए 29वें क्वेश्चन की, तो यूएनईपी द्वारा समर्थित समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक की अगर बात की जाए 29वें क्वेश्चन में, तो कॉमन कार्बन मैट्रिक क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैट्रिक मैट्रिक होता है, एक यूनिट होती है ना, मैट्रिक टन, मैट्रिक तो यूनिट की अगर बात की जा रही है, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ही क्या है हमारा, पहला स्टेटमेंट ये है कि
तो संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों में जो कार्बन फुटप्रिंट है उसका आकलन करने के लिए क्या है कि इसका लाइक इसको बनाया गया है, इसको विकसित किया गया है। तो इसको विकसित किसने किया है? यूएनईपी ने किया है, ठीक है। यूएनईपी के द्वारा यह समर्थित है, कार्बन कॉमन कार्बन मैट्रिक, ठीक है। कुछ लाइक हमारे पास कुछ मात्रा होगी, लाइक कार्बन फुटप्रिंट जो होगा उस वो कितनी मात्रा में रिलीज हो रहा है, उसका क्या हमारे पास पर्टिकुलर डेटा है, उसके लिए क्या है कॉमन कार्बन मैट्रिक जो है उसको लाइक उसको विकसित किया गया है। ओके। बाकी इसमें अधिकार वगैरह देने के लिए कार्बन उत्सर्जन, व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक और कृषि संस्थाओं को प्रवेश हेतु ये सब नहीं होगा। सरकारों को अपने देशों के द्वारा समग्र, तो सरकारों वगैरह के लिए संपूर्ण यूएनईपी तो पूरी दुनिया के लिए बनाएगा ना, तो ये भी गलत है। किसी समय यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पद चिन्ह के आकलन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी यहाँ पे गलत हो जाएगा आपका। ओके, तो 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अब 30 में देखते हैं कि निम्नलिखित समूह में से किन में ऐसी जाति है जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाती है? सहजीवी संबंध से ये होता है कि लाइक दो अलग अलग जातियां, उनमें दोनों को ही फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। ऐसे फायदा होता है कि जैसे आपने देखा हो ना कि कई बार भैंस जा रही है तो उसके ऊपर क्या होता है कि जैसे बगुले या दूसरे से जानवर रहते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो बगुले जो होते हैं वो भैंसों के ऊपर जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको खाते हैं। वो जीव ऐसे होते हैं जो भैंस और उन सबका खून मतलब सक करते हैं, ठीक है। या फिर उनको वहां पे रहते हैं तो उससे भैंस और बाकी जानवर बीमार होंगे तो उन बीमारियों से जानवरों की रक्षा करते हैं, ऐसे दूसरे लाइक पक्षी हो गया दूसरे, तो ये सजीवी संबंध हो गया है ना। तो इसमें से कौन सा है? तो अब नाइडेरिया है, कवक, फंजाई आदि जंतु, प्रोटोजो। अब हमें तो नहीं पता ना कि फंजाई में कौन सा फला फंजाई, हमें नहीं पता कि नाइडेरिया, तो नाइडेरिया के तो बहुत सारे प्रकार होते होंगे ना। अब ऐसा मनुष्य है तो इंडिया का मनुष्य अलग, इंडिया में रहने वाला आदमी अलग तरह से रहता है, अफ्रीका वाले अलग रहते हैं, अमेरिका वाले अलग रहते हैं, इतना सब कुछ चेंज है, मतलब इतना डिफरेंस रहता है छोटी छोटी चीजों को लेकर के दुनिया भर में। तो पर्टिकुलर हमें नहीं पता, तो कोई भी इनमें इनके भी हो सकता है कि नाइडेरिया की बहुत सारी प्रजातियां होंगी, इनकी खुद की, इनके सब लाइक कुछ एक होता है ना कि एक तो ईमैन हो गया, फिर इनकी सब हो गई, तो ये सब वाली जो है इनमें कुछ ऐसा सजीवी संबंध बनाती हो, पर्टिकुलर तो हमें नहीं पता। तो ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, तो इसमें सारे ही सही हो सकते हैं। ओके, चलिए अब आगे आ जाइए। अभी क्या है आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है? मोरिना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर, 64 योगिनी मंदिर बेसिकली क्या है कि 64 खंभों से बना हुआ है। यह कच्छप घात राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वर्ताकार मंदिर है, मुझे तो नहीं पता, मैं इसको छोड़ देता हूँ इस वाले स्टेटमेंट को। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत में निर्मित एकमात्र वर्ताकार मंदिर है। देखिए, बहुत ही इजी स्टेटमेंट है गलत करने के लिए, क्यों कह रहा है कि संपूर्ण भारतवर्ष में यह एक ऐसा इकलौता मंदिर जो वर्ताकार मंदिर है। सोचने वाली बात है कि भारतवर्ष जो हिंदू प्रधान देश है, जहाँ पे हिंदू लोग रहते हैं, वहाँ पे वो देश जहाँ की 75 से 80% जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या, जहाँ पे इतने सारे मंदिर है, इतने सारे लोग देवी देवता है, कोई भी एक मंदिर अगर गोलाकार या वृत्ताकार उसमें दिख गया तो होगा ना। और मंदिर मिलते ही है ना, इतने सारे मंदिर है, किसी गांव में कोई एक ऐसा मंदिर जो वृत्ताकार हो, तो ये वाला स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा ना। 2 नंबर गलत करोगे, दो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। सॉरी, एक और चार बचेगा ना आपका। और फिर एक बार इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे ही अब गलत हुआ, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अब ये मोरेना जो है वो पहली बात का, मोरेना जो है अगर आपको आइडिया हो थोड़ा सा, तो कि क्या ये मध्य प्रदेश में है, क्या उत्तर प्रदेश में है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में कहाँ, मिड राजस्थान का नाम है, सॉरी मिड इंडिया का या उत्तरी भारत की बात हो रही है। और जब उत्तरी भारत की बात हो रही है तो वहां पे जनरली क्या होता है कि शैव संप्रदाय यानी भगवान शिव की पूजा ज्यादा होती है, साउथ में भगवान विष्णु की पूजा ज्यादा होती है ना। तो इसको हम एक बार होल्ड करके या गलत मान मान सकते हैं। और 64 जो मंदिर है, योगिनी मंदिर है, वो लाइक ऐसे बना हुआ है, खंभों से बना हुआ है, गोल 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 खंभे, ठीक है। ऐसे खंभों से बना हुआ है, तो गोलाकार है, तो उसकी जो आकृति है, जो वर्तमान में जो हमारा जो संसद भवन है ना, तो मतलब सिमिलर है दोनों। तो ऐसा माना जाता है कि इस भारतीय संसद भवन जो है उसके लिए, उसकी डिजाइन के लिए 64 योगिनी मंदिर जो प्रेरणा स्रोत था। तो ऐसे एस्टिमेट सही है। 2021 में ये क्वेश्चन आया था, ये इसलिए आया था क्योंकि उसमें नए नए संसद भवन निर्माण कार्य जो शुरू हो गया था, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चार आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से ही करना है आपको, इसमें ज्यादा सोचना नहीं होता, इजी क्वेश्चन होते हैं और बहुत आराम से ही कर सकते हो आप। ओके। इसके बाद अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन से प्राचीन नगर अपने उन्नत जल, कौन सा इनमें से प्राचीन जो नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? बंदों की श्रृंखला कहाँ पर निर्माण किया गया था? संबंध जलाशयों में नहर के मदद से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो इसमें से कौन सा है? अगर बात की जाए तो धोलावीरा है, इस मामले में कुछ ज्यादा फेमस है। वाटर
कंजर्वेशन को लेकर के। और इसके अलावा लाइक बात करूं मैं अगर वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट को लेकर के, तो धोलावीरा हमेशा से ही आगे रहा है। ठीक है। ये नजदीकी लाइक समुद्र से नजदीकी वगैरह भी इसके कुछ ये फैक्टर, कोर फैक्टर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पे धोलावीरा सही हो जाएगा। जब भी सिंधु घाटी सभ्यता की जब भी बात आती है, तो कालीबंगा और धोलावीरा में ही मामला कहीं ना कहीं फंसता है। तो अगर आप नहीं भी आ रहे तो आप वहां पे भी थोड़ा सा कर सकते हो। ओके। अब आइए आगे, और आगे वाले क्वेश्चन में क्या है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, यानी कि 17वीं शताब्दी का जो पहला चतुर्थांश था, यानी कि 1600 से लेकर के 1625 तक की यहाँ पे बात हो रही है, में कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कारखाना है वो स्थापित किया गया था। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब सीन क्या है, तो सीन ये है कि भरूच जो है ना, तो 1600 1625 में क्या हो गया, सबसे पहले भरूच में ही स्थापित हुआ था। चिकागोल और त्रिचिनापल्ली में बाद में हुआ था। ठीक है, उत्तरार्ध में हुआ था, उत्तरार्ध में 1600 के उत्तरार्ध में, और लगभग 1700 शताब्दी के आसपास के पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो भ्रूच है वो आपका सही हो जाएगा। एक नंबर स्टेटमेंट। नहीं भी आ रहा छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके। अब आइए आगे। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। अब ये वो वाला क्वेश्चन है जो एग्जैक्ट अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, कि होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है। सारे तो इसमें सही है, नहीं तो इसमें कुछ गलत होंगे। तो या तो कम से कम दो सही होंगे, या ज्यादा से ज्यादा चार सही होंगे। तो देखते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी में, जब गुप्त वंश का पतन हुआ से लेकर के आरंभिक 7वीं शताब्दी तक, यानी कि लगभग 600 ईस्वी तक, मैं मान लेता हूँ, हर्षवर्धन के उत्थान तक भारत में किन किन राज्यों का शासन था। अब गुप्त वंश का पतन हुआ। अब ऐसा तो है नहीं कि गुप्त वंश का पतन हुआ तो सारे गुप्त शासक तो जो थे, या छोटे मोटे गुप्त शासक तो सभी के सभी खत्म हो गए, नहीं ना। कहीं इक्के दुक्के तो बचे ही होंगे ना। कहीं तो कहीं राजाओं का शासन रहा ही होगा ना, छोटे जगह पे रहा हो। मुख्य राजा मर गया तो क्या हो गया, मुख्य जो मंत्री, ठीक है, छोटे छोटे कई वो तो रहे होंगे ना। इसका मतलब एक नंबर तो इसमें सरवाइव करेगा करेगा, यानी कि मगध के जो गुप्त है वो तो सरवाइव करेगा। तो इसमें जिसमें एक नहीं है उसको काट दो आप। अब या तो दो और पांच हो गया, तीन चार और छह होगा। अब पर्टिकुलर तुक्केबाजी वाली बात यहाँ पे होती है कि लाइक या तो ये वाला हुआ या ये वाला हुआ। आता है तो ठीक है, वरना जनरली ऐसे स्टेटमेंट क्वेश्चन या तो आप स्किप करो, ज्यादा बढ़िया स्किप करो, क्योंकि रिस्क लेने का मतलब नहीं है। बट बहुत ज्यादा अंदर से हो रहा है कि रिस्क लेना ही लेना, तो फिर ऐसे किसी स्टेटमेंट के साथ जाओ जिसमें ज्यादा ऑप्शन डाले गए हैं। क्योंकि एग्जामिनर कोशिश करता है इस चीज की कि वो ज्यादा कोशिश, ज्यादा से ज्यादा अगर वो डाल रहा है इस तरह से ज्यादा स्टेटमेंट, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि ये वाला स्टेटमेंट डाला जाए कि नहीं डाला जाए। आप लोगों को भी करने के लिए सोचना पड़ेगा। ठीक है, इसमें जनरली इसका जो आंसर था वो यही था, एक तीन चार और छह था। तो इसमें ये वाला आंसर हो जाएगा, इसमें उस समय हुआ था। ओके। अब आइए आगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि जो नुनीज है, नुनीज जो पुर्तगाली लेखक है, तो कभी आ जाए कि नुनीज कहाँ का लेखक है, पुर्तगाली लेखक है, के अनुसार विजयनगर जो साम्राज्य है, विजयनगर यूपीएससी का फेवरेट है, हमेशा सवाल पूछती है। महिलाएं निम्नलिखित में से किन किन क्षेत्रों में निपुण थी। कौन सी महिलाएं, विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं किन किन क्षेत्रों में, कोई भी एक महिला कुश्ती लड़ रही हो, कोई भी एक महिला ज्योतिष शास्त्र में शानदार कर रही हो, कोई लिखती अच्छा हो, कोई भविष्यवाणी अच्छी करती हो, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। पर हमें ये पता है कि सभी, कोई भी महिला ऐसा कर ही सकती है, तो ऐसी संभावना जहाँ पे बनती है, तो यहाँ पे आप सभी के साथ जाओ, एक दो तीन चार आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब आइए, ये फ्री के नंबर है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और कर देना है आपको। अब आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसकी अगर बात की जाए, तो पिंगली मैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। पटाभी सीतारमैया ने आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का शुरू किया था इन्होंने। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे राष्ट्रगान का बांग्ला में अंग्रेजी अनुवाद किया था। और मैडम ब्लावत्सकी और कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ पे थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय जो है वो स्थापित किया था। तो ठीक है, हमें देखो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। आता है ठीक है, नहीं आता है आप छोड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि मुझे करना ही है, नहीं करना तो नहीं करना, सिंपल है। ठीक है। अब क्योंकि अब नहीं पता ना कि हम आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में लेकिन कौन सा कदम है, ठीक है। तो मैं सिंपल सा बताता हूँ कि मदनपल्ली में क्या हुआ था, कि जो रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान जो है उसका बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है। ठीक है। बट अब वही वाली बात है ना कि आंध्र प्रदेश है, पिंगली वेंकैया है, साउथ का नाम है, साथ में जा सकते हो। पटाभी सीतारमैया है, साउथ वाला मामला, साथ में जा सकते हो। इसको एक बार के लिए काट सकते हो आप।
आप इसको काट सकते हो, बट आपको तीसरे स्टेटमेंट में फिर कि अंग्रेजी, साउथ में अंग्रेजी बोली जाती है, तो ये भी सी हो सकता है। तो वही वाली बात है, तो ऐसे क्वेश्चन स्किप करने वाले लायक हो, वही वाले बात होते हैं। फिर मैं फिर बोला कि बी और सी में से ट्राई करो करने की, तो होता तो ठीक है, वरना छोड़ दो। अब देखिए आगे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, बुर्ज होम जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, और क्या है कि ख्याति का कारण क्या है कि यहाँ पे सेलकृत देव मंदिर है। तो सोचने वाली बात यह है, ठीक है, फिर देखिए कि चंद्र केतुगढ़ जो है तो वहां पे टेराकोटा कला होगा। और गणेश्वर जो वहां पे, तो गणेश्वर तो हमें पता ही है कि तांबे वाला सीन है यहाँ पे, तो एक और, तो ये दोनों तो होंगे नहीं, ठीक है। और बुर्ज होम यहाँ पे हमारा कैंसिल हो ही गया। अगर एक दो और तीन होते तब हमें सोचना पड़ता, क्योंकि बुर्ज होम में वो जम्मू कश्मीर में है, वहां पे पहाड़ है। सेलकृत यानी कि किसकी बात हो रही है, पत्थरों की बात हो रही है, तो स्टेटमेंट सही हो जाता, पर क्योंकि एग्जामिनर यहाँ पे सही कर रहा गलत कर रहा है इसको, तो अपन गलत कर रहे थे। क्योंकि गणेश्वर जो है वो तांबे से संबंधित है, वो तो ऑब्वियसली बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है ये। 10वीं 9वीं 10वीं की क्लास में ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा एनसीईआरटी में, ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है, तो जैसे आप तीन करोगे तो 300 से ये दूसरा, देखो चंद्र केतुगढ़ है, कोई एक जगह है, टेराकोटा है, कपड़े से संबंधित है, ठीक है। तो भाई सोचने वाली बात है ना कि कहीं भी कोई भी अगर ऐसा एक काम कर रहा हो तो सोचने वाली बात है ना कि कहीं भी कोई, कहीं भी किसी भी अगर एक जगह अगर ऐसा कुछ काम हुआ हमें होता हुआ मिला, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, है ना। टेरा लाइक एक होता है ना कि बहुत स्पेसिफिक नहीं बनाया गया है इस चीज को, है ना। चंद्र केतुगढ़ एक स्थानीय एक ऐतिहासिक स्थल दे दिया गया और ख्याति का कारण है कि टेराकोटा कला है, ठीक है। हो सकता है उस एरिया में ऐसा काम होता होगा ना, ऐसी संभावना है, इसलिए क्योंकि बहुत बेसिक है, लाइक कपड़ों से या फिर लाइक, है ना। तो इसलिए क्या है कि हमें ऐसे स्टेटमेंट में बहुत वाइड सोच करके कि हाँ ऐसा यहाँ पे हो सकता है, और हमें दो और तीन के साथ जाना है। फिर वही वाली बात, यूपीएससी पैटर्न को फॉलो कर रहा है 2021 वाले पेपर में, कि कोई एक स्टेटमेंट को गलत कर रहा है, कोई दो स्टेटमेंट को वो सही कर रहा है, ठीक है। तो हमें भी वही, वहां पे भी 50-50 वाला मामला खेल करके कि दो और तीन के साथ हम यहाँ पे जा रहे हैं कि हाँ कोई दो वाला मामला बैठेगा, ओके। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है, तो सही बात भी है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया था, सिंधु नदी पार की थी, कैसा किया था। और विजयनगर साम्राज्य के जो साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को डी गामा केल के तट पर पहुंचा था। अब ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क है कि देवराय द्वितीय जो है उसका शासन क्या था, और वास्को डी गामा जो केरल के तट पे कब पहुंचा था, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दोनों अपोजिट थे, अलग अलग थे, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो रहा है। और यहाँ पे अब ठीक है, अब वो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया था कि एक और दो है, तो दो के साथ जाने की कोशिश करो, बट यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा वाला, केवल एक यहाँ पे सही है। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप छोड़ भी सकते हो। अभी तक मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन छोड़ने को बोला है, वो मैं कहता हूँ कि आप 90 से 94-95 क्वेश्चन करो, चार पांच क्वेश्चन आप छोड़ भी दो, छोड़ने भी होते हैं, ओके। अब आओ आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि देखिए, संत संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ ऑर्डर के संस्थापकों में से एक थे। तो यहाँ पे ये वाला जो स्टेटमेंट है बहुत वाइड स्टेटमेंट है, कि लिस्ट लंबी रही होगी जेसुइट संघ की, और इसके संस्थापक बहुत सारे रहे हो। ये ऐसा वाला स्टेटमेंट मैं पहले भी करवा चुका हूँ, एक क्वेश्चन पेपर दो, एक नहीं, वो उसमें महासचिव वगैरह आए थे कम्युनिस्ट पार्टी के और उन सब के, और उसे वो संविधान सभा के सदस्य वो लाया था। तो वैसे ही कि संस्थापक सदस्य है तो कोई एक रहा होगा, तो जिसमें एक नहीं उसको काटो सबसे पहले, ठीक है। अब देखो, संत फ्रांसिस जेवियर जो गोवा में मरे तथा उन्हें समर्पित एक यहाँ पे गिरजाघर है, और गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर में के भोज के संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। अब देखो, फैक्चुअल है, लाइक प्रॉपर इनको गोवा में मार दिया। अब फैक्चुअल तो ये भी कि गोवा में, पर सोचने वाली बात क्या है कि इन्होंने प्रति वर्ष लिख दिया। इन्होंने ये कहीं नहीं लिखा है कि इस वर्ष के इस माह में, कि हर तिमाही में, या प्रति वर्ष जनवरी में, या प्रति वर्ष अगस्त में, या प्रति वर्ष दिसंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, ऐसा इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। ये वाला। और दूसरा क्या है कि यह संत फ्रांसिस जेवियर जो है गोवा में मरे तथा इन्हें समर्पित, यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर भी है, ठीक है। अब बहुत फैक्चुअल वाली बात है। अब वो वाला दिमाग कहता है कि यार सारे तो सही नहीं होंगे, सारे तो सही नहीं होंगे, तो वो वाली चीज है, अगर आपको हिट कर रही है तो वो आपको हिट करनी चाहिए, क्योंकि वो 10 में से 8 बार काम करेगी। 10 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं, 8 क्वेश्चन में 16 नंबर आ गए, दो क्वेश्चन गलत हो गए, 66 नंबर इनके, पॉइंट छः छः इनके नंबर कम हो गए। तब भी तो आप कम से कम कितना में कर ले, पॉइंट छः छः अगर कम भी करोगे आप लोग, अगर इसमें से पॉइंट छः छः कम भी करोगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो ठीक ठाक हो रहा है ना, 15 साढ़े 15 नंबर तो आपको फिर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि ये वाला जो स्टेटमेंट है कि पर्टिकुलर उन्होंने एकदम स्पेसिफिक नहीं बनाया, इन्होंने ये प्रति वर्ष होता है, तो हाँ ठीक है, होता होगा प्रति वर्ष, पर्टिकुलर महीना नहीं लिखा है ना, ठीक है। इन्होंने ये लिख दिया कि
सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है एक पर्टिकुलर आदमी का नाम लेके के बोले कि मरे गोवा में थे और गोवा में उनका गिरजाघर भी बना दिया गया। बहुत फैक्चुअल बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करोगे, आप किसी के साथ जाने की कोशिश करोगे? दो और तीन के साथ जाओ ही जाओ आप, ठीक है, ओके। अब आ जाओ आगे। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में अगर बात की जाए तो इनमें से कौन सा एक सही है? अब देखो ये वाला क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुकी है। टफ बनाने की कोशिश की थी यूपीएससी ने, बट ठीक है, जो खेल गया वो खेल गया, जो नहीं खेला वो नहीं खेला। देखो क्या है कि मिताक्षरा जो है ऊंची जाति की सिविल विधि है और दया भागा जो है वो निम्न जाति की। यूपीएससी ने यहाँ पे क्या किया था, इंटरचेंज किया था। जो दया भागा है वो है ऊंची जाति की, और मिताक्षरा है वो है नीची जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दया भागा व्यवस्था में पिता के मरने के बाद ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। अब इतने बड़े स्टेटमेंट एग्जामिनर आलसी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंटरचेंज की पॉलिसी अपनाएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे, वो बचेंगे इन चीजों से, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि एज इट इज ऐसा जैसा स्टेटमेंट उठाया और भाई वो वैसा का वैसे डाल देता है, वो दिमाग नहीं लगाता। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार में केवल केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति विवाद पर विचार करेगी, जबकि दयाबा किसी परिवार के पुरुष महिला दोनों पे विचार करेगी। तो केवल की बात आ रही है, ओनली की बात हो रही है, फिर यहाँ पे एंटी वुमन वाली बात हो रही है, मामला हो रहा है। तो ये वाला मामला भी ठीक है। और फिर आप इस वाले स्टेटमेंट में तो ये कह रहे हो कि ऊंची जाति का सिविल विधि है, ऊंची जाति की बात आ रही है, तो आप फिर वहां पे केवल पुरुषों की बात क्यों करोगे वहां पे? अगर फिर तो आप ये कहोगे ना कि हम तो बहुत संकीर्ण मानसिकता के नहीं, लाइक हम बहुत वाइड लेवल पे सोचते, तो फिर महिलाएं क्यों यहाँ पे खत्म कर रहे हो? तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल जो बी है ना जो आपका, तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो ही इस साल इसमें यहाँ पे यूपीएससी ने इसको सही माना था, ठीक है। तो केवल 20 में सही हो जाएगा। इसके बाद में अगर बात की जाए तो भवभूति हस्तिमल और क्षमेश्वर क्या है इसमें, ठीक है। तो ये वाला जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, इस वाले क्वेश्चन में अगर बात की जाए तो ये कौन थे, नाटककार थे। और जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे तुरंत से ऐसे हिट हुआ कि मंदिर वास्तुकला दार्शनिक तो है नहीं भी, और मैं इसमें जैन साधु का कहने वाला था, क्योंकि यूपीएससी जैन और बौद्ध धर्म पे क्वेश्चन पूछती रहती है, बट ठीक है, इसमें नाटककार थे ये लोग, ठीक है। अब है तो है, अब क्या ही इलाज कर सकते, सभी का गलत हुआ होगा तो। निम्नलिखित कथनों पे विचार करो, तो विचार करने करें अगर तो 1919 के जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं को मताधिकार की संस्तुति दी गई थी, 42वें स्टेटमेंट में कह रहा है 21 उम्र से सभी के, ना 21 का ऐसा कोई सीन था नहीं इसमें, ठीक है ना। पहला स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे, पहला सही नहीं होगा, ये भी सही नहीं होगा। 1935 के गवर्नमेंट इंडिया एक्ट में क्या गया, विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित प्रावधान, बिल्कुल 1935 में तो किया गया था, 1935 का एज इट इज उठाया गया संविधान में, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ओके। हो गया, अब आ जाओ आगे। जो 8 अगस्त 1942 को इनमें से क्या सही है? 8 अगस्त 1942, मैंने क्या बोला था, 20, 30 और 42, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है सही हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, एग्जामिनर ने क्या किया, थोड़ी सी भाषा बदली, सिस्टम सारा ही बदल गया। ये लिखता कि 1942 में गांधी जी या कोई मतलब भारत कौन सा मुख्य आंदोलन हुआ था, दिमाग खराब हो जाता। सीधा मार के आते कि हाँ भारत छोड़ो आंदोलन। एआईसीसी लिख दिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस लिखा होता तो तब भी दिमाग में से बैठ जाता। एआईसीसी लिख दिया, भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव अंगीकार किया गया, इतने में तो दिमाग खराब। एग्जामिनर ऐसे ही खेलता है, बट पैसेंस के साथ अगर क्वेश्चन करोगे सबसे आसान होगा करना। आइए आगे, आगे क्या है कि इनमें से कौन सा जो गीति काव्य है, सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंध है, गीति काव्य, ठीक है। तो गीति काव्य जो किसने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने लिखा है। इसके बाद में अगर बात की जाए कि मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम है, यानी छोटा फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा बढ़ते हुए क्रम में। तो इसका एक बहुत ही बेसिक सा एक लाइन रहता है पर्टिकुलर, इसमें क्या रहता है, परगना सरकार सूबा, सूबे की सरकार, सूबे की, ये सूबे की वो है ना, सूबा लाइक है ना कि सूबे के मंत्री मुख्यमंत्री ये। तो सूबा सबसे बड़ा, परगना सरकार से छोटा, फिर परगना सबसे छोटा होता है। परगना सरकार सूबा, परगना सरकार सूबा, परगना सरकार सूबा, सूबा सबसे बड़ा होता है, तो आप इसमें ये भी काट सकते हो दोनों, ठीक है। अब कुछ लोग तो ये भी गड़बड़ कर देते हैं कि आरोही है तो घटते क्रम में है कि बढ़ते क्रम में, तो देख लिया करो भाई वो। इनमें से कौन से सेक्रेटरी क्रम में हिंदू फीमेल कॉलेज से संबंध है, जो बाद में बैथुन फीमेल कॉलेज में से नाम से जाना जाने लगा? तो बहुत इजी है भाई, इसमें ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो है से संबंध है, ठीक है। और इसमें ठीक है, मतलब हाँ यही होगा, एनी बेसेंट और फीमेल वाला सिस्टम बैठ जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने कभी ऐसा कुछ था नहीं इनका मामला, ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, तो आप ओडी वन वाला इन एनी बेसेंट इन सब में मान ऐसा कुछ कर सकते हो। औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम सहगल और गुरुबख्श ढिल्लो किस नाम से याद किया जाता है? अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर पता होगा ना, जरा सा भी पता हो, तो आप हिंट पकड़ोगे, आप यहाँ पे आराम से क्वेश्चन कर लोगे कि जो आजाद हिंद फौज जो है, इंडियन नेशनल जो आर्मी है,
उसके अधिकारियों के रूप में यहाँ पे इन्होंने मतलब काम किया था। ठीक है, अब आइए आगे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में अगर बात की जाए तो निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सही है? एक तो हैदराबाद राज्य से आराकोट की निजामत का उदय हुआ था, विजयनगर साम्राज्य से मैसूर साम्राज्य का उदय हुआ था, मैसूर राज्य का उदय हुआ था, और रुहेलखंड का जो गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है। आप बहुत एकदम टच कर रहे हैं उस चीजों को, तो ठीक है। अदरवाइज देखो इसमें क्या है, जो विजयनगर साम्राज्य से क्या हुआ था, मैसूर राज्य का उदय हुआ था। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे गलत है। ठीक है, रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी के अधिकृत राज्य क्षेत्र में से नहीं हुआ था, तो केवल इसमें दो सही हो जाएगा। ओके, आगे आइए आप आगे। इनमें से कौन सा सही है? वेरी फेमस क्वेश्चन था, लोग इसको सही नहीं कर पाए थे, लेकिन जो अजंता जो है वो वाघोरा नदी घाटी में स्थित है। ठीक है, इसी हो जाएगा। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में बहुत दूर है, चंबल नदी से, तो राजस्थान से उधर से निकलती है, तो गलत है। पंडुलेना गुफा नदी भी नर्मदा घाटी से संबंध नहीं है, और अमरावती जो स्तूप है वो गोदावरी नदी घाटी से भी संबंधित है। आंध्र प्रदेश में बहुत नीचे की साइड में है अमरावती। तो अब आपका काम ये है कि अमरावती स्तूप है वो किस नदी घाटी के समीप है, ये आपका होमवर्क है। अब आइए आगे, लिखा गया कि यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित घोषित किया गया है। ठीक है, तो भाई पर्टिकुलर फैक्ट दे दिया, डेटा दे दिया इन्होंने। ठीक है, पर्टिकुलर एक डेट दे दी इन्होंने, तो यहाँ पे इसको गलत करना। पाकिस्तान की संविधान में यह मांग रखी गई थी कि राष्ट्रभाषा में बांग्ला को भी सम्मिलित किया जाए। तो पाकिस्तान की संविधान सभा में थी, क्योंकि बांग्लादेश का उस समय लाइक लिंक था ना कि छोटा पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा भाग है, बांग्लादेश बाद में आजाद भी हुआ था, तो उस हिसाब से उन्होंने कहा था कि बांग्ला को रखो सम्मिलित को राष्ट्रभाषा में। तो इसमें केवल दो जो है वो सही हो जाएगा। तो आज 50 क्वेश्चन ही करते हैं यार, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, और फिर मेरी भी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है, तो इतना ही करते हैं अपन, बाकी क्वेश्चन बाद में करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में। आप इसको रिवाइज करो, 1.5x पे इसको देखो। ठीक है, बाकी वीडियोस को भी देखो, लगातार पेपर करो, अभी से लेकर के आगे एग्जाम जब भी हो उस समय तक आपको कम से कम ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर 2011 से लेकर के और 2000 जितने भी हो गए हैं वो सारे के सारे, इवन 2023 तक के पेपर कम से कम दो दो बार आपको करने हैं अभी। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भाई, मिलते हैं।